हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी आशा के साथ हम लोग पार्ट 9 वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आज मैं फिर से लेकर आ रहा हूँ पार्ट 9 वीडियो सीटेड जेटेड और जितने सारे स्टेटेड होते हैं उसके लिए। ठीक है। तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को। आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है। चलिए, तो ये रहा ये रहा आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन सही है कि रेखाओं x प्लस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल जीरो और टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस इलेवन बराबर जीरो के ग्राफ, हमको इसका ग्राफ बनाना है। आपके पास इक्वेशन दे दिया है। अब इस इक्वेशन से ग्राफ आपका कैसे बनेगा, तो सिंपल सी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर जो यहाँ पे एक हम फॉर्मेट बताएंगे जो होता है क्वाड्रिक इक्वेशन का। और जब क्वाड्रिक इक्वेशन का जो एक फॉर्मेट होता है ना, तो सर वो किस फॉर्मेट में काम करेगा हमारा। ठीक। और नहीं भी तो एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट का, यानी कि m बराबर फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी होता है। अब ए कहाँ से लाएंगे, तो देखिएगा जो x का जो कॉफिशिएंट होता है, x का कॉफिशिएंट मतलब कि x से जो पहले जो भी नंबर रहता है। आप कभी जैसे यहाँ देखिएंगे सेकंड वाला में, देखिए x के पहले क्या लिखा हुआ है, तो सर x के पहले दो है। ठीक है। तो जो x के पहले दो है ना, वो x का क्या है, कॉफिशिएंट है, गुणांक है। ठीक। और जो सर x के पहले होता है उसे a कहते हैं, जो y के पहले होता है उसको b कहते हैं। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सर हमारे पास a और b का वैल्यू कहाँ कहाँ से कितना दिख रहा है। तो अगर सर हम सबसे पहले से अगर बात करें, पहला वाला जो आपके पास इक्वेशन है, तो सर इसके हिसाब से तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ से मिल जाएगा माइनस एक बटा दो मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि ए और बी का वैल्यू कुछ उसी हालत में है। अगर सर हम इक्वेशन सेकंड की तरफ एक नजर देखें, तो सर यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस दो और बटा के क्या मिल जाएगा, चार। सॉर्ट आउट करेंगे तो ये भी क्या मिल जाएगा, एक बटा दो मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो अब क्या कहानी होगा मेरे पास, कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर सर दोनों का जो मेरा एम निकला ना, वो दोनों का इक्वल निकल गया। और जब दोनों का एम अगर मेरे पास इक्वल निकल गया, तो ऐसे हालात में जो हमारा होता है ना, हो जाता है पैरेलल। ग्राफ कैसा बनेगा ऐसे हालात में, पैरेलल बनेगा, यानी कि समानांतर बनेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा ए अपॉन बी, मतलब कि पहले एम फाइंड आउट करना होगा। और जब आप एम फाइंड आउट कर लेंगे तो वहां से आपका रिलेशन पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चलिए सबसे पहले यहाँ समझते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर एक आयताकार पेपर के टुकड़ों को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। सबसे पहली बात समझना क्या है ना, कि आपके पास कुछ इस तरह से एक आयताकार पेपर है। ठीक है। और ये 11/4 का है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो 11 होगा और जो ब्रेथ है वो कितना होगा, 4 होगा। अब इसी को फोल्ड करके क्या बनाया गया, इसी को फोल्ड करके एक हमें बनाया गया है बेलन, सिलेंडर बनाया गया। और उसका ऊंचाई कितना बता रहा है, 4 बता रहा है। ठीक है। तो सबसे 4 उसका ऊंचाई बता रहा है, तो बेलन का आयतन पूछा है। तो सबसे पहले इसको फोल्ड कैसे किया गया। ठीक। तो एक बात बता रहे हैं फोल्ड इसको कैसे किया गया है। सपोज मानते हैं सर ये आपका जो पेपर दिख रहा है ना, यही पेपर आपका आयताकार है। और इस ऊपर वाले जो पोर्शन दिख रहा है, जो लंबा वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वो आप मान लेंगे कि 11 सेंटीमीटर है। और जो इधर वाला जो दिख रहा है ना, उसको आप मान लेंगे 4। तो हमको इसको फोल्ड तो करना है, लेकिन हमारा ऊंचाई कैसा चाहिए, ऊंचाई हमारा दे रखा है 4 ही ऊंचाई चाहिए। तो आप इसको फोल्ड को ना, इस पेपर को आप ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिएगा ध्यान से। इस पेपर को हम करेंगे कुछ इस तरह का फोल्ड। देखिए, अब सर जब कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो आपके पास जो इसका चौड़ाई था, जो आयत का चौड़ाई था, वही इसका क्या बन गया, लंबाई बन गया। लेकिन सर जो हमारे पास 11 सेंटीमीटर जो इसका लंबाई था, सर उसको मोड़ करके हम एक सर्कल का रूप बना दिए। देखिए ये जो गोलाकार दिख रहा है ना, ये गोलाकार कुछ और नहीं है, बल्कि जो 11 सेंटीमीटर आपका जो लंबाई था ना, वही लंबाई को मैंने गोल बना दिया ना, वही इस तरह से मुड़ कर गया।
और मोड़ने के बाद एक ऐसा बन गया, और आप देख पा रहे हैं जब ऐसा बन गया तो एक कंप्लीट आपको कैसा लग रहा होगा, एक ब्रीथ की जैसा लग रहा होगा। तो सर बेलन तो ऐसा ही होता है, जब इसको रखिएगा इस तरह से कहीं पे, इस तरह से अगर रखते हैं तो इसका बेस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा इसका ब्रीथ, सर्कल कहलाएगा। अच्छा ठीक है, तो जब सर ये सर्कल कहलाएगा तो ये पेपर जो फोल्ड हुआ है यहाँ पे, सर ये पेपर का फोल्ड ही तो है सर। मतलब जो हमारे पास आयताकार जो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ था, मतलब कि जो 11 सेंटीमीटर दिया था, वही 11 सेंटीमीटर को मोड़ करके हम एक वृत्त का रूप दे दिए। और सर जब एक वृत्त का रूप दे दिए तो वृत्त का जो परिमाप होगा ओ वाला, और हमारा जो सर बेलन का परिमाप होगा ओ वाला, दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब सर जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या करें सर, करना यही है करना यही है कि सर आप लिख सकते हैं कि सर बेलन का जो बेस होता है वो होता है वृत्ताकार। तो सर वृत्ताकार मतलब वृत्त का परिमाप जो होगा वो हो जाएगा आपका इक्वल 11 का। कैसे सर, वो समझते हैं। सर यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर बराबर कितना, 11। सर ये 2 हो जाएगा, पाई के वैल्यू अगर रखें हम तो 22 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और सर आर का वैल्यू तो पता नहीं है, हम आर का वैल्यू यहाँ पे सॉरी 11 रख लेंगे। 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 दूना की 22 हो जाएगा। जब इसको हम आर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 7/4। ठीक है, अब सर जब आर का वैल्यू हमारे पास 7/4 आ गया तो सर हमसे बेलन का क्या पूछा है, आयतन। और सर बेलन का जो आयतन होता है ना, वो हम बखूबी जानते हैं कि सर बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r² h होता है। ठीक, सर हम यहाँ से पाई का वैल्यू रख दें, क्या रख दीजिए 22/7। सर आर, आर स्क्वायर है, मतलब कि सर 2 बार इसको इसको क्या करना होगा, स्क्वायर। और सर एज की बात करें तो हमारे पास दिया है कितना, 4 दे रखा है। सर थोड़ा सा अगर इसको हम कैलकुलेशन करा लें एक काम करते हैं सॉरी गाइज, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, देखिएगा। अगर ये स्क्वायर है ना तो इसको क्यों ना अभी ही 2 टाइम्स लिख दें। ठीक है, और एज के जगह 4 लिख दें, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बात रहा एक 7 से एक 7, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। और फिर से अगर 4 से करेंगे सर, 2 2 जा, और ये हो जाएगा आपका 11 टाइम्स में। ठीक, तो अगर आप 11 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 77 आ जाएगा, और 77 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट आ जाएगा आपका 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, निकल गया आपका यहाँ से आयतन। तो आपका जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। मतलब यहाँ पे जो काम का चीज था, अभी जो समझने वाला चीज था ना, वो यही समझने वाला चीज था कि सर अगर इस तरह से हमारे पास जो पेपर था, मतलब कि इसका जो सर लंबाई जो 11 दिया था, इसी लंबाई को हम इस तरह से मोड़ करके सर, और हमको एक बेलन बनाने बोल दिया। और सर जब इस तरह से हम कंप्लीट इसको मोड़ेंगे ना तो सर एक वृत्त का रूप बन जाएगा। और जब वृत्त का रूप बन जाएगा सर तो वृत्त का परिमाप और इस बेलन का, देखिए इस तरह से इसका जो परिमाप होगा ना, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं जो वृत्त टाइप से जो दिखेगा, ये पूरा जब ढका जाएगा तो सर वही को हम मुड़ा करके क्या बना दिए, एक वृत्त का बेस बन गया। और वृत्त का बेस मतलब क्या, एक बेलन का बेस हो गया। और सर उसी को हम परिमाप कह लेंगे, और दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड। देखिए थर्ड में क्या है। थर्ड में एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हिंदी इंग्लिश होता है टोटल सरफेस एरिया। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि कर्व सरफेस एरिया है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। पहले बात को समझना होगा थोड़ा सा समझना यही होगा कि सर सबसे पहले तो आप हमको ये बता दीजिए कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का वो क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि 2 पाई आर और इंटू आर प्लस एच, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि सर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सर ये होता है 2 पाई आर एच होता है। ये भी बढ़िया है, लेकिन बोला है कि इक्वल नहीं है। हमारा जो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है ना, वो वक्र पृष्ठीय सॉरी, जो हमारा वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण का 1/3 है। तो सर यानी कि संपूर्ण वाले को 1/3 करना पड़ेगा, अब हो जाएगा ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, जब इक्वल हो ही जाएगा सर तो इसको एक क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मिलेगा क्या, तो 2 पाई
और आर को आर से गुना कराएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आगे की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। और यहाँ से क्रॉस इंटू करा दे 3 के साथ, तो 3 दूना की 6 पाई आर एच हो जाएगा। हम बोलेंगे कि सर इक्वल के आप देखेंगे जब राइट साइड में तो 6 गो पाई आर एच है और इधर 2 गो पाई आर एच है, तो क्यों ना सर इसको उठा के उधर भेज दे, एकदम भेज दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा सर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब उधर भेज देंगे सर तो 6 गो पाई आर एच में से 2 गो पाई आर एच अगर घट जाता है सर, तो बचेगा 4 पाई आर एच बचेगा। हम बोलेंगे एक काम करें, ये पहले 2 से 4 को काटिए, कितना बार में, 2 बार में। हम बोलेंगे ये पाई को पाई से काटिए, कट गया सर। हम बोलेंगे ना कि जो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, जब आर स्क्वायर है ना तो 2 गो होगा, तो एगो से एगो आर को भी काट लीजिए। आपके पास क्या बचा, तो सर यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास सर आर बराबर 2h दिख रहा है। ठीक है। अब सर जब आर बराबर 2h दिख रहा है ना, तो इसको फिलहाल आप रहने दीजिए इसी तरह से, आर बराबर 2h ही रहने दीजिए। ठीक है, रहने देते हैं सर। अब हमसे पूछा क्या है उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। हमसे पूछा है भाई साहब कि बेलन का आयतन बताना है। ठीक है, क्या बताना है, बेलन का आयतन बताना है। और सर हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर जब पाई आर स्क्वायर एच होता है तो एक काम करें क्या, क्या करेंगे भाई, तो जब पाई का वैल्यू तो हमको पता है सर, 22 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, एक काम हम यहाँ से कर सकते थे, क्या कर सकते थे, तो आर स्क्वायर की जगह ना हम डायरेक्टली कुछ वैल्यू रख सकते थे। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि सर हमारा पाई हो गया, आर की अगर वैल्यू रखें तो सर आर हमारा 2h दिख रहा है, और 2h का अगर स्क्वायर करते हैं हम तो क्या मिल जाएगा। सर सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एच हमको चाहिए ना, एक मिनट देखिए, देखिए हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करने से ना थोड़ा सा हमको एक चीज और निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो चीज हमारे पास ज्ञात नहीं है, आर भी कंप्लीट पता नहीं है वैसे, और एच भी पता नहीं। तो पहले आपको एच यहाँ से निकालना पड़ेगा, आइए निकाल के दिखाते हैं कितना आएगा। आप इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प लेंगे, किसका सर, तो हमारा जो होता है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। सर 2 पाई आर एच होता है, बोला है कि संपूर्ण का कितना है, 1/3 है। मतलब कि सर अगर आप 462 का अगर 1/3 करेंगे, तो सर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, एक मिनट। हाँ, जब इसको सर हम सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो आएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, यानी कि आ जाएगा सर 154। और अगर इसको फिर से हम अगर 2 से सॉर्ट आउट कर लें, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, यानी कि पाई आर एच का वैल्यू आपका जो हो जाएगा, पाई आर एच, पाई है मेरे पास, आर भी है, एच भी है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास सर पाई आर एच का कंप्लीट वैल्यू 77 दिख रहा है, उसी का हेल्प लेकर हम यहाँ काम करेंगे। कैसे काम करेंगे देखिएगा। ठीक, हम क्या बोले थे अभी, हम आपको यही बोले कि यहाँ पे जो हम क्या जानते हैं, जो आयतन जानते हैं वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्या सर इसी पाई आर स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, क्या लिखिएगा, तो पाई आर एच इंटू आर बाद में लगा देंगे, है तो स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा बताएंगे, क्या फायदा होगा। सर पाई आर एच जो यहाँ दिख रहा है उसका कंप्लीट वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, पाई आर एच का हमारे पास कंप्लीट वैल्यू है, और कितना है 77। और फिर से सर आर की जगह क्या लिखेंगे, तो सर आर की जगह 2h लिखेंगे। ओ, मामला हमारा फिर से फंस गया, हमको एनी हाउ यहाँ से एच निकालना ही होगा। देखिए फिर यहाँ से हम पहले नंबर ना एच निकाल ही लेते हैं। जब यहाँ से एच निकालेंगे ना तो हमारे पाई की वैल्यू हो जाएगा क्या, 22/7 हो जाएगा। आर, आर की जगह हम क्या रख देंगे, आर की जगह 2h, और बगल से फिर से एच हो जाएगा, बराबर कितना है 77 है। कटेगा क्या, सर 11 से कटेगा, 11 सत्ते 77, और 11 दूना क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 सत्ते 49/4 आ जाएगा, यानी कि सर जो एच स्क्वायर की वैल्यू होगा हो जाएगा 49/4, और 49/4 का मतलब हो जाएगा आपका 7/2। हाँ चलिए, अब हम कह सकते हैं कि सर एच का जो वैल्यू आएगा ना वो हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब सर एच का जब वैल्यू 7/2 हो जाएगा, तो आप यहीं पे रख लीजिए और निकाल लीजिए आर का वैल्यू।
2 हो जाएगा, एच का वैल्यू हमको 7/2 मिल गया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और आर का वैल्यू हमारा यहाँ से 7 मिल गया। अब सीधा वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, क्योंकि अब कोई लफड़ा नहीं है, आपके पास दोनों चीज निकल चुके हैं। तो हो जाएगा पाई आर ए स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू आप रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा। आर आर हमारा 7 आ गया, 7 से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और एच का वैल्यू अभी जस्ट हम 7/2 निकाले हैं, 7 से काट देंगे, 7 से 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये 2 से काटें तो ये 11 बार में हो जाएगा। और सर 11 को अगर 49 से गुना कर दें तो आपका आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 4 13 का 3, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 539 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन हमेशा किस में होता है, तो सर आयतन हमेशा हमारा क्यूब में हो जाता है। क्लियर है। तो ये थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा था, ठीक है, चीजें टफ नहीं थी, प्रोसेस थोड़ा लंबा था। आप देखिए पहले इसको हमको आर फाइंड आउट करना पड़ा, क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन था। देन एच फाइंड आउट करना पड़ा, तब जाकर फाइनली हम लोग इसके कहाँ पहुंचे, आयतन के पास पहुंचे, वॉल्यूम के पास पहुंचे। क्लियर। चलिए आगे। लिखा हुआ है कि बिंदु -7 -2 की वाई अक्ष की दूरी है। पहले एक आप ग्राफ नॉर्मली इस तरह से बना लेंगे। हो गया। आपको पता है ना, इसको एक्स बोला जाता है और इसको एक्स डैश बोला जाता है, इसको वाई बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं। वो यहाँ पे ओरिजिन होते हैं। ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि सर इधर वाला वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। इसके बाद ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। सर इधर वाला क्या होता है, नेगेटिव। और फिर सर यहाँ वाला भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमको सर यहाँ जो सबसे पहला डाटा होता है ना, वो एक्स का होता है, और बाद वाला किसका होता है, वाई का होता है। तो सर हम अगर नॉर्मली बात करें सर, -7 कहाँ होगा, कहीं मान लेते हैं सर इस साइड में होगा -7। ठीक है सर, -7 कहीं इधर होगा। लेकिन सर अगर आप 2 की बात करें वो भी माइनस में, सर वो भी नीचे होगा कहीं ना कहीं, इस जगह पे मान लेते हैं। ठीक है। इस जगह पे क्या होगा, -2 होगा। अब सर इस ग्राफ को आप इस तरह से क्या करेंगे, ऐसे इसको आप ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि वाई अक्ष से कितना दूर है, तो भाई साहब सिंपल से सर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, हमसे दूरी पूछा है। तो हम तो सर देख रहे हैं कि -7 है, लेकिन सर वो तो माइनस हमारा तो डिनोट कर रहा है ना वहां पे। लेकिन कभी दूरी डिस्टेंस में जो हमारा दूरी है, जो हमारा डिस्टेंस है, वो माइनस में थोड़ी होता है। दूरी हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर -7 नहीं, बल्कि सर 7 होगा। ठीक है। हमारा जो वाई अक्ष से जो दूरी है ना, वो कितना है, 7 है। अब जब 7 है तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो चला जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। क्लियर यहां तक। चलिए आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल, बाहर वाला कोण कितना है, 18 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है। ठीक है, यानी कि कितने साइड वाले ये बहुभुज बनाया गया है, ये बात हमसे पूछा है, साइड कितने हैं वो पूछा जा रहा है। तो हमको पता है कि सर मतलब जो भी बहुभुज होता है ना, उसके बहिष्कोण यानी कि जो बाहर का कोण होता है ना, उसका होता है 360 होता है सम। तो सर हम क्या करेंगे, सर कितना भुजा वाला पता नहीं है, मान लेते हैं कि n भुजा वाला होगा, और सर बहिष्कोण कितना है, 18 डिग्री है। अब बराबर करेंगे 360। सर अगर 18 दूना की कितना हो जाएगा, 36। सर यहाँ से n का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 20 निकल कर आ गया। यानी कि सर हम कह सकते हैं कि सर बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ जो आप डिग्री देख रहे हैं, डिग्री नहीं होगा, क्योंकि भुजा की संख्या कभी डिग्री में थोड़ी होती है। ठीक है। सिर्फ, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा भुजा हो जाएगा वो नॉर्मली 10 15 20 ऐसे कुछ होगा। तो सर यहाँ पे जो भुजा की संख्या है वो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्णों में से एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर हो तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सर सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सर समानांतर चतुर्भुज बनता कैसा है। देखिए ये रहा आपका समानांतर चतुर्भुज, और इसको हम मान लेंगे 40, और इसको मान लेंगे 74, और इसका जो डायगोनल है ना इस तरह से, वो डायगोनल है हमारा पास 102। ठीक है। तो आप कंप्लीट देखेंगे सर, जो सम चतुर्भुज था ना सर, वो दो भागों में बट गया। सर जब दो भाग में बट गया तो किसी भी हम अगर एक भाग का क्षेत्रफल निकाल ले तो आराम से फिर उसमें हम 2 से गुना करके सर दोनों भाग को क्षेत्रफल में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
तो सर जो अगर एक भाग की अगर हम बात करें सर, यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो सर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नॉर्मली पहले किसके ऊपर, बीसीडी के ऊपर, तो सर एक विषमबाहु त्रिभुज दिखेगा। और जब विषमबाहु त्रिभुज दिखेगा तो आपको पता है कि सर विषमबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकाला जाता है वो हेरोन फार्मूला से निकाला जाता है। और सर हेरोन फार्मूला लगाने के लिए पहले हमको सर सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, और सर सेमी पेरीमीटर से पहले हमको क्या चाहिए होता है, पेरीमीटर चाहिए होता है। ठीक। और नहीं तो हम आइए डायरेक्टली पहले हम सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे। तो वो हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है कि सभी भुजाओं को ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद दो से क्या करते हैं हम लोग, भाग कर लेते हैं। तो अगर सभी भुजा को ऐड करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा आपका 216, 216 को अगर 2 से भाग करेंगे सर यहाँ आ जाएगा 108। क्लियर है? तो सर सेमी पेरीमीटर तो हमें फाइंड आउट हो गया सर, सेमी पेरीमीटर तो मैं निकाल लिया। हमें क्षेत्रफल निकालनी है। अब जब क्षेत्रफल निकालनी है भाई तो आपको पता होगा हेरोल्स फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। तो सर हेरोल्स फॉर्मूला होता है मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है, और एस माइनस सी होता है। सर एस यहाँ पे जो दिख रहा है ना, एस मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, ए बी सी जो है ना वो त्रिभुज की भुजा होते हैं। ठीक है। अब सर त्रिभुज की भुजा होता है तो सर बनेगा क्या सर, उसको समझते हैं, समझते हैं। एस बोले तो सर सीधा 108 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो सर 108 और माइनस में अगर हम सबसे पहले रखेंगे तो मान लेते हैं 102 को रख लेते हैं। फिर हम यहाँ पे 108 माइनस में क्या रख लेंगे, 74। और इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो इसमें अंदर घुस जाएगा 108 और माइनस में घुस जाएगा 40। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड को क्या कर दिए हम, माइनस कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि सर 108 पे नॉर्मली 108 रहने देते हैं, और अगर सर हम 102 से अगर सॉरी 108 से 102 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसके बाद अगर हम 74 से घटाते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 और 8, 8 और 6 14, यानी कि 34 बचेगा। और अगर उसके बाद 108 से अगर हम 40 घटाते हैं तो 68 बचेगा। हम बोलेंगे यहाँ पे कुछ इसको ना फैक्टराइज कर देते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज कुछ इस तरह से करेंगे। इसको तो 108 को 36 गुने 3 लिखेंगे, 6 को रहने देते हैं 6 ही, 17 चौके हो जाएगा, यानी कि 6 को भी तोड़ देते हैं। 6 को लिखेंगे हम 3 गुने 2, और 34 को हम लिखेंगे 2 गुने 17, और 68 को भी हम लिखेंगे 17 गुने 4। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ से, क्या पता होना चाहिए सर, कि ये 36 जो दिख रहा है ना, 36 का जो रूट से जब बाहर निकलेगा तो 6 होगा। ये 2 को 3 मिला करके एगो 3 बाहर निकलेगा, ये 2 को 2 मिला करके एगो 2 बाहर निकलेगा, ये 2 को 17 मिला करके एगो 17 बाहर निकलेगा, और सर 4 का मतलब भी हमको पता है कि सर 2 होता है। क्लियर? अब इसको करना है हमको गुना, और जब इसको कंप्लीट अगर गुना करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 1224। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1224 आ जाएगा। और सर अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक साइड की, मतलब एक जो आप देख रहे हैं ना जो समांतर चतुर्भुज यहाँ जो दो पार्ट में बट चुका है, सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल इतना है। तो अगर सर हमको पूरे कंप्लीट का चाहिए तो सीधा 2 से गुना करा देंगे, और जब दूसरा गुना करा देंगे तो 12 दुना की 24 और 24 दुना की 48, यानी कि सर 2448 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। और अगर ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो सर ऑप्शन नंबर चला जाएगा यहाँ पे सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। हाँ चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे लिख रखा है कि 13 के पावर कितना है, 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आप एक बात समझिएगा, अगर आप नॉर्मली देखें ना तो सर अगर हम फिलहाल 14 से अगर 13 को भाग करें ना, तो 13 एकम 13, और यहां से सर कितना बच जाएगा, सॉरी 14 एकम 14, ये तो सर जाएगा ही नहीं। ठीक। और अगर सर आप जबरदस्ती इसमें लगाते भी है ना तो सर -1 आपको रिमाइंडर के रूप में देखने को मिलेगा। अगर सर 1 बार में अगर आप लगाते भी हैं सर तो -1 मिलेगा रिमाइंडर। और सर कहानी अब यही पे रुकेगा, क्या रुकेगा भाई, तो हम करेंगे सर अब यहाँ -1 के पावर कितना, 50। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर के पावर हम लगाएंगे 50। और आपको पता होगा कि अगर माइनस माइनस अगर हम इवेंट टाइम अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो सर वो प्लस हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सर इसका मतलब क्या होगा
तो सर इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि -1 के पावर क्या है 50 से, और -1 के पावर 50 करेंगे तो +9 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलते हैं अब आगे, और उसका क्या कहानी है समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि x बराबर 3 प्लस रूट 8 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान होगा। आपको शायद पता होगा कि अगर सर x बराबर अगर इतना आसानी से ये दिखता है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये आपको 1/x का भी वैल्यू समझ में आना चाहिए कि कुछ नहीं, सिर्फ माइनस लगा देना होता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। अगर x का वैल्यू आपको दिख रहा है तो 1/x का वैल्यू बनाने के लिए कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ सिंबल को चेंज किया दिया जाता है, वो आ जाएगा। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, क्या सर? तो जो यहाँ पे 3 और जो यहाँ 8 दिख रहा है ना, ये दोनों का स्क्वायर करके अंतर देख लीजिएगा। अगर 1 का अंतर आया तो ही ऐसा होता है, तो हम बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। 9 और 8 का डिफरेंस 1 मिल जाएगा। जब यहाँ पे डिफरेंट 1 आएगा तो ही ये हालात में आपका कंडीशन ठीक रहता है कि अगर x बराबर इतना दिया है तो 1/x पूछेगा तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सिंबल चेंज कर देना होता है। क्लियर? तो अब सर इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो सर 3 प्लस √8 होगा, और सर अगर यहाँ हम लिखें तो सर 3 माइनस √x होगा। सर -√x और प्लस √x खत्म हो जाएगा सर, और यहाँ सर 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि सर x प्लस 1/x का वैल्यू 6 आ गया। तो अब आपको निकालना क्या है? तो हमको सर पावर 3 निकालना है। ठीक है, अब सर हमको निकालना है x टू द पावर 3 और 1/x टू द पावर 3 निकालना है। तो इसका कहानी क्या होता है कि जो यहाँ पे दिख रहा होता है, जैसे 6 दिख रहा है ना, तो सर 6 का हम सीधा क्यूब करते हैं और -3 इंटू जो वहां दिखता है उसी को गुना करते हैं। ठीक, तो सर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और 6 दिया कि 18 हो जाएगा। सर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198। और सर 198 आएगा तो ऑप्शन की बात करें तो चला जाएगा सेकंड। क्लियर यहाँ तक? समझ में आया? और इसको बात को याद रखना पड़ेगा कि अगर 1 पावर दे करके पावर 3 पूछेगा तो आपका क्यूब करके और 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, और देखने से तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है, लेकिन खतरनाक है नहीं। कैसे नहीं है? तो समझिए कैसे नहीं है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर है, प्लस में क्या है 3√x है, और प्लस में 4 है। सर इसको तोड़ना ही तो है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो 3 गो रूट 2 है ना, इसको हम लिखेंगे 2 गो रूट 2 एक्स, आप प्लस में 1 गो रूट 2 लिखेंगे। सर 2 गो रूट 2 और एक और रूट 2 एक्स लिखेंगे तो सर 3 गो रूट 2 तो आ जाएगा। अब द्विघात का फंडा क्या होता है कि सर इसको बीच वाले को ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ने चाहे घटाने पे बीच वाला ही आना चाहिए, लेकिन गुना करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट का प्रोडक्ट होना चाहिए। आ गया। अब सर ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या? और इस दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन तो है। क्या कॉमन है? सर x ले लीजिए तो यहाँ पे x प्लस क्या बचेगा 2√2 बचेगा। सर अगर इधर से आप √2 ले लेंगे कॉमन ना, यहाँ प्लस होगा। तो सर अगर √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा आपका x, और प्लस में बचेगा 2√2। सर आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है, तो पहले हम ब्रैकेट से बाहर, या फिर चलिए ब्रैकेट वाला हम रखेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर में दोनों जगह है इसलिए उसको भी कॉमन ले लिए। और सर ब्रैकेट के बाहर भी हमको दिख रहा है x प्लस √2 दिख रहा है। तो यही हो गया इसका गुणनखंड। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है x प्लस 2√2 एंड x प्लस √2? तो हाँ सर, ऑप्शन नंबर में सेकंड में दिख रहा है कि x प्लस 2√2 है और x प्लस √2। क्लियर यहाँ तक? आई होप समझ में आया होगा इसका फैक्टराइज कैसे किया गया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है परंतु पेट्रोल पर खर्च न बढ़े, तब इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। भाई साहब, दाम बढ़ गया तो लाजमी है कि आप सफर कम कीजिए अगर अपने खर्चा को पहले की तरह ही बनाए रखना है। तो सर सिंपल सी कहानी इसके ऐसे समझ जाएंगे कि अगर सर पहले 100 रुपए होगा सर, तो 25% बढ़ने के बाद सर ये हो गया होगा 125। ठीक है, ये सर 25% बढ़ने के बाद कितना हो गया होगा 125। सर हमको खर्चा वही रखना है, मतलब फिर से सर घूम के हमको यही पहुंचना है। तो अब बताइए ना कि अगर आपको जब घूम के यही पहुंचना है 100 के पास, तो 125 और 100 में कितने का डिफरेंट है? तो सर नॉर्मली यहाँ 25 का डिफरेंट है, हम बोलेंगे प्रतिशत कमी। ठीक है,
तो कितना कम करना पड़ेगा? अगर आपको 125 से फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा 100 के पास, खर्चा बढ़ने नहीं देना है, पहले 100 खर्चा था, फिर से सर खर्चा हमको 100 ही रखना है, तो सर कितना कम करना पड़ा? कम करना पड़ा 25। हम बोलेंगे किससे कम किए? तो सर 125 से कम किए। प्रतिशत के लिए 100, 25 से सॉर्ट आउट करेंगे 5 बार में, और 5 से इसको सॉर्ट आउट करेंगे 20 बार में, तो हम कह सकते हैं कि सर अपने सफर में, यानी कि अपने यात्रा में, अपने ट्रेवलिंग में हमें 20% की कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर सर पहले हम अगर 100 किलोमीटर जाते होंगे, तो अब हम सफर करेंगे 80 किलोमीटर, तो हमारा खर्चा बैलेंस में रहेगा, पेट्रोल के दाम 25% बढ़ने के बावजूद भी। ठीक है। तो ये रहा आगे क्वेश्चन नंबर 11, ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका रहेगा होमवर्क। तो ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के रूप में, आप जाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करेंगे। ठीक है। और फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ट्रिकी मैथ्स विथ मैजिक बाय प्रदीप यादव सर। लिखना कैसे है? तो इस तरह से लिखिएगा, ट्रिकी मैथ्स, ट्रिकी और मैथ्स में कोई स्पेस नहीं है, ट्रिकी मैथ्स विथ मैजिक बाय प्रदीप यादव सर। वहां पे क्या होगा कि आपका साइंस का पर डे 10 क्वेश्चन क्विज कराया जाता है। आप वहां जाकर के साइंस के क्वेश्चन को जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां से अपने आप को समझ सकते हैं कि आपकी साइंस में मार्क्स क्या हो रही है। क्लियर? और वहां पे हिंदी का भी कुछ प्रैक्टिस सेट डाला जाएगा, तो इसलिए आप जाकर के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, और वैसे लोगों को बताएं जिन्हें इसकी जरूरत है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।